नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से उपस्थित हूँ। कक्षा 11वीं मनोविज्ञान चैप्टर 1 मनोविज्ञान एक विज्ञान की बात करने के लिए। दोस्तों, पहले चैप्टर का ये 5वां और अंतिम वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्रों के बारे में। आज के इस आधुनिक युग में मनोविज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी विषय हो गया है और जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में आज मनोविज्ञान का व्यापक प्रमाण में उपयोग किया जा रहा है। तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जिसमें मनोविज्ञान बहुत मात्रा में प्रयोग में लिया जाता है, जिसका उपयोग किया जाता है? तो ऐसे बहुत से विकसित क्षेत्र है मनोविज्ञान के और कुछ विकासशील क्षेत्र भी हैं। तो आज हम उन क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मनोविज्ञान के विकसित क्षेत्र यानी कि डेवलप्ड फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। तो मनोविज्ञान के विकसित क्षेत्रों में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रायोगिक और मनोमापनलक्षी मनोविज्ञान यानी कि एक्सपेरिमेंटल एंड साइकोमेट्रिक साइकोलॉजी। दोस्तों, यह मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण और प्रथम क्षेत्र माना जा सकता है। इस मनोविज्ञान के द्वारा जब तक संभव हो मनुष्य पर नहीं तो प्राणी पर अध्ययन किए जाते हैं और उसके द्वारा मनुष्य एवं प्राणी के व्यवहार को समझने का और उसे किस प्रकार इसका लाभ पहुंचाया जाए इसका प्रयास किया जाता है। इस मनोमापन लक्षी मनोविज्ञान का प्रारंभ बीने और साइमन द्वारा हुआ। बीने और साइमन ने बुद्धि कसौटियों की रचना की जिसके द्वारा बुद्धि, अभियोग्यता, अभिरुचि, व्यक्तित्व, सिद्धि, पूर्वाग्रह, मनोवृत्ति आदि बातों का मापन किया जा सकता है। दोस्तों, मनुष्य में किस प्रकार की बुद्धि है, अभियोग्यता है, उसकी रुचि किस क्षेत्र में है, उसका व्यक्तित्व कैसा है और वह किस क्षेत्र में ज़्यादा सिद्धि प्राप्त कर सकता है, उसकी मनोवृत्ति किस प्रकार की है, इन सारी चीज़ों का बीने और साइमन की बुद्धि कसौटियों के माध्यम से अध्ययन हो सकता है। और आधुनिक युग में मनोमापन की आवश्यकता महसूस हो ही रही है क्योंकि तरह तरह की समस्याएं मनुष्य को सता रही है और ऐसे समय में व्यक्ति को समाज में टिके रहने के लिए और आर्थिक उपार्जन के लिए किस क्षेत्र में वह ज़्यादा सफलता प्राप्त करेगा, इन सारी चीज़ों के लिए मनोमापन करना आवश्यक होता है। तो यह प्रायोगिक और मनोमापनलक्षी जो मनोविज्ञान है वह इस प्रकार से मनुष्य को उपयोगी हो रहा है जिसकी शुरुआत बीने और साइमन ने की थी। मनोविज्ञान का दूसरा विकसित क्षेत्र है चिकित्सा, असामान्य और सलाह मनोविज्ञान जो आज मनोविज्ञान के आधार पर विकसित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है और आधुनिक युग में इस क्षेत्र का विकास और भी होने वाला है। तो आइए बात करते हैं क्लिनिकल, एबनॉर्मल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी की। दोस्तों, यह चिकित्सा मनोविज्ञान मनोविकृतियों के उपचार और रोकथाम के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यह जो युग है आज का, इसमें अनेकों प्रकार की मनोविकृतियां पाई जाती है और आने वाले समय में तो और भी समस्याएं उत्पन्न होने वाली है और उसके रोकथाम के और उपचार के लिए इस मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ने ही वाली है। मोबाइल के उपयोग का जिस प्रकार से एडिक्शन हो रहा है, इंटरनेट वगैरह के माध्यम से आज इंसान इतना उसमें व्यस्त और खोया हुआ है जिसकी वजह से अनेक प्रकार के मनोरोग उत्पन्न होने वाले हैं। तो ऐसे मनोरोगों के कारण खोजना, उन मनोरोगों का उपचार करना और मनोरोग होने से रोकने का कार्य इस क्षेत्र के विशेषज्ञ करते हैं। असामान्य मनोविज्ञान मनोरोगों के प्रकार, लक्षण और कारणों से संबंधित अध्ययन करता है।
दोस्तों, चिकित्सा तो तभी संभव है जब अध्ययन किया जाए, और इसीलिए असामान्य मनोरोगों को कैसे ठीक किया जा सकता है और उसके पीछे कौन से कारण है, लक्षण क्या है, इन सब का अध्ययन असामान्य मनोविज्ञान करता है। आइए सलाह मनोविज्ञान की बात करते हैं। सलाह मनोविज्ञान जो है वो रोजमर्रा की जो हमारी हल्की फुल्की समस्याएं होती हैं, मुश्किलें होती हैं, उसमें मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करता है। इसको हम काउंसलिंग भी कहते हैं। चिकित्सा मनोविज्ञान में एमए, एमफिल करके असामान्य मनोविज्ञान या चिकित्सा मनोविज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, गुजरात सरकार द्वारा प्रारंभ की गई अभयम हेल्पलाइन तथा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली चाइल्ड हेल्पलाइन और शहरों में वृद्धों के लिए हेल्पलाइन चलाई जाती है, ये सारे इसके उदाहरण हैं जिसके माध्यम से बच्चों को, स्त्रियों को और वृद्धों को सलाह दी जाती है और कैसे अपनी सुरक्षा करें यह समझाया जाता है। तो यह हुई चिकित्सा, असामान्य और सलाह मनोविज्ञान की बात, जो आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। आगे हम बात करते हैं स्कूल और शैक्षणिक मनोविज्ञान की, यानी कि स्कूल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। दोस्तों, यह जो मनोविज्ञान है वह विद्यार्थियों को पढ़ाई में होने वाली जो मुश्किलें हैं, उसकी अक्षमताओं के कारण है, उसको समझने का और उसके कारणों को खोज निकाल के उसके निराकरण का प्रयास करता है। और इस माध्यम से विद्यार्थी को पढ़ाई में फायदा कैसे पहुंच सकता है, वह कैसे अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है, उसके लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। साथ साथ शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, तथ्यों और निष्कर्षों को अमल में लाने का कार्य भी करता है। इसके साथ साथ विद्यालय संचालकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों को शिक्षा के संबंध में जहां भी समस्या उपस्थित होती है, उन्हें सलाह देने का, सहायक होने का कार्य यह मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। इतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में उपस्थित होने वाले प्रश्नों को हल करने के लिए यह मनोविज्ञान सहायक होता है। और इसके साथ साथ छात्र को किस विषय या किस क्षेत्र में अभिरुचि है, उसकी क्षमता क्या है, कौन से क्षेत्र में वह जाएगा तो अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन वह कर पाएगा, इन सारी बातों का अध्ययन करके मार्गदर्शन देने का कार्य स्कूल और शैक्षणिक मनोविज्ञान में होता है। इतना ही नहीं, शिक्षकों को तालीम देने का, मार्गदर्शन देने का कार्य भी यह मनोविज्ञान करता है। आइए अब बात करते हैं मनोविज्ञान के चौथे विकसित क्षेत्र की, जो है संगठन लक्षी मनोविज्ञान, मानव संसाधन विकास और व्यवस्थापन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। दोस्तों, यह संगठन लक्षी मनोविज्ञान जो है वह उद्योगों के क्षेत्रों में कर्मचारियों की भर्ती, उनकी कार्यक्षमता बढ़ाना, संतोष, जोश और उत्साह बढ़ाना, थकान तथा घटना निवारण करना, इन सारी बातों के लिए कार्य करता है। क्योंकि उद्योग वगैरह विकसित हो रहे हैं तो उन्हें कर्मचारी चाहिए, तो उसमें कैसे कर्मचारियों की भर्ती की जाए, उनकी कार्यक्षमता किस प्रकार बढ़ाई जाए, साथ ही वे कार्य कर रहे तो कार्य का संतोष उन्हें मिले, उनका उत्साह बढ़े और थक न जाए तथा उद्योगों में किसी प्रकार की दुर्घटना न हो, इन सारी बातों का मार्गदर्शन यह संगठन लक्षी मनोविज्ञान देता है। उद्योगों के लिए कर्मचारी का चयन और नियुक्ति में योग्य व्यक्ति का चयन किया जाए और उसकी क्षमता के अनुसार कार्य वितरण, ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। क्योंकि कर्मचारी के व्यक्तित्व के घटक, उसकी वृत्तियां, आदतें, अभियोग्यता, अभिरुचि, पसंद नापसंद, ये सारी चीजें अलग अलग होती है और इसीलिए उसकी कार्यक्षमता को प्रभावित भी करती हैं। तो इन सारी चीजों को देखकर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए और उनमें कार्य वितरण किया जाए, यह आवश्यक है।
साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक खेलकूद की आदि प्रवृत्तियों का आयोजन करके इन कर्मचारियों की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है और इस क्षेत्र के द्वारा आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का काम भी होता है। आज के औद्योगिक विकास के युग में संगठन लक्ष्य मनोविज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। आइए अब बात करते हैं पांचवें विकसित क्षेत्र की, जो है समाज लक्ष्य और व्यक्तित्व का मनोविज्ञान, यानी कि सोशल साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी। दोस्तों, समाज लक्ष्य मनोविज्ञान का कार्य सामाजिक परिस्थिति में उत्पन्न होने वाले मानव व्यवहार को समझना है। परिवार, समूह, लोकमत, पूर्वग्रह, मनोवृत्ति, फैशन और प्रचार आदि जैसे सामाजिक मुद्दों के संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन करना समाज लक्ष्य मनोविज्ञान का कार्य है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम समाज में रहते हैं, तो हम जिस प्रकार के पर्यावरण में, जैसे वातावरण में रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द जिस प्रकार के लोग होते हैं, हमें जिस प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उसका हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। और इसीलिए इस क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं वे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर समाज, संस्कृति, अनुवंश, वातावरण जैसे पहलुओं के प्रभाव को जांचने का कार्य करते हैं। अभिनेता, क्रिकेटर, राजनेता, उद्योगपतियों आदि द्वारा प्रतिभा बनाने के लिए इस क्षेत्र के सिद्धांतों का विशेषज्ञ उपयोग करते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी देखा जाता है कि एक ही प्रकार के वातावरण और पालन पोषण प्राप्त करने के बाद भी लोगों के व्यक्तित्व में बड़ा ही अंतर पाया जाता है। तो ये अंतर क्यों है? इसके पीछे कौन से कारण हैं? इन सारी बातों को जांचने का और योग्य व्यक्तित्व विकास कैसे हो सकता है, इसका अध्ययन यह मनोविज्ञान करता है। व्यक्तित्व में निहित जो कमजोरियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए और मनुष्य के व्यक्तित्व को कैसे प्रभावकारी बनाया जाए, यह इस मनोविज्ञान के माध्यम से किया जाता है। आइए अब मनोविज्ञान के एक और विकसित क्षेत्र की बात करते हैं, जो है जीवन फलक और विकासात्मक मनोविज्ञान, यानी कि लाइफ स्पान एंड डेवलपमेंट साइकोलॉजी। यह जो मनोविज्ञान है वह व्यक्ति के जन्म से पहले की, यानी कि गर्भावस्था से प्रारंभ करके वृद्धावस्था तक के विकास को समाहित कर लेता है। मनोविज्ञान की इस शाखा में संपूर्ण जीवन चक्र का समावेश कर लिया जाता है। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था से वृद्धावस्था के दौरान होने वाले वृद्धि, विकास, उसे प्रभावित करने वाले परिबल, इसमें आने वाली मुश्किलें और मुमकिन उपायों का अध्ययन इस शाखा के माध्यम से किया जाता है। तो इस प्रकार मनोविज्ञान आज बहुत सारे क्षेत्रों में विकसित हो चुका है। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये हुई मनोविज्ञान के विकसित क्षेत्रों की बात। किंतु बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें मनोविज्ञान विकासशील है, यानी कि मनोविज्ञान का विकास धीरे धीरे हो रहा है, जहां मनोविज्ञान की जरूरत पड़ने वाली है। तो आइए अब बात करते हैं मनोविज्ञान के विकासशील क्षेत्रों की, यानी कि डेवलपिंग फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। विकासशील क्षेत्र को हम शॉर्ट में समझते हैं। पहला है बोधात्मक मनोविज्ञान, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। दोस्तों, संवेदन, प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, स्मृति, तर्क, विचार, सृजनात्मकता, निर्णय प्रक्रिया, समस्या निवारण, इन सारी बातों का अध्ययन इस बोधात्मक मनोविज्ञान के माध्यम से किया जाता है। दूसरा विकासशील क्षेत्र है स्वास्थ्य मनोविज्ञान, हेल्थ साइकोलॉजी। कभी कभी गलत आहार विहार, व्यसन, बुरी आदतें, इन सारी चीजों के कारण स्वास्थ्य को नुकसान होता है और स्वास्थ्य को होने वाले इस नुकसान के संबंध में
यह मनोविज्ञान अध्ययन करता है, क्योंकि सिर्फ तंदुरुस्ती ही नहीं, मन दुरुस्ती भी मनुष्य को चाहिए। जीवन किस तरह जिए, इसके संबंध में यह स्वास्थ्य मनोविज्ञान मार्गदर्शन देता है। तीसरा विकासशील क्षेत्र है खेलकूद मनोविज्ञान, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, क्योंकि आजकल विविध प्रकार के खेलों में लोगों की रुचि बढ़ रही है और उसका विकास हो रहा है। तो खेल में विजय कैसे प्राप्त करनी चाहिए और उसके लिए क्या करना चाहिए, नए नए कीर्तिमान कैसे स्थापित किए जाएं, इसके लिए शरीर की चुस्तता के साथ साथ मानसिक स्वस्थता भी आवश्यक है। और इसीलिए आज खेलकूद मनोविज्ञान भी विकसित हो रहा है। आज के आधुनिक युग में विकासशील मनोविज्ञान के क्षेत्र में पर्यावरण लक्षी मनोविज्ञान भी है, क्योंकि आजकल पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है और उसका बुरा प्रभाव मानव जीवन पर पड़ रहा है, और इसीलिए पर्यावरण लक्षी मनोविज्ञान भी विकासशील है। पर्यावरण लक्षी मनोविज्ञान का उद्देश्य पर्यावरण की देखभाल और संरक्षण कैसे किया जा सकता है, वर्तमान में टेक्नोलॉजी की वजह से उत्पन्न जो समस्याएं हैं उनके उपाय ढूंढना, ये सारे पर्यावरण लक्षी मनोविज्ञान के कार्य है। परमाणु शक्ति का उपयोग, उसका कुप्रभाव, जंगलों का विनाश, नदियों का प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, आबादी की घनता, गरीबी, बेकारी, कचरे का निराकरण, इन सारी पर्यावरण लक्षी समस्याओं का अध्ययन करके उसके उपाय ढूंढ निकालने का कार्य पर्यावरण लक्षी मनोविज्ञान का है। एक और विकासशील क्षेत्र है जिसका नाम है अपराध शोधन मनोविज्ञान, यानी कि फॉरेंसिक साइकोलॉजी। विश्व में विज्ञान और तकनीकी में इतने सारे परिवर्तन आए हैं और विकास हुआ है, जिसके कारण गुनाह या अपराध करने वाले भी हाईटेक बन गए हैं और टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। तो आधुनिक टेक्नोलॉजी, अनुसंधान और आधुनिक साधनों का उपयोग अपराध खोजने में कैसे किया जा सकता है, वह किस प्रकार अपराध शोधन में उपयोगी हो, यह देखना और उसका इस कार्य में उपयोग करना, यह अपराध शोधन मनोविज्ञान का कार्य है। और इसीलिए दोस्तों, गुजरात के गांधीनगर में देश की सर्वप्रथम फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से अपराध शोधन के कार्य को गति मिली है। और इस आधुनिक युग में अपराध शोधन के लिए ये फॉरेंसिक साइकोलॉजी बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। तो आज हमने इस वीडियो में मनोविज्ञान के विकसित और विकासशील क्षेत्रों की बात की, किंतु अभी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें मनोविज्ञान की शाखाएं विकसित हो रही हैं, जैसे कि अवकाश मनोविज्ञान, कानूनी मनोविज्ञान, संरक्षण मनोविज्ञान, आतंकवाद और शांति का मनोविज्ञान, नारी लक्षी मनोविज्ञान, राजनैतिक मनोविज्ञान। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिसमें मनोविज्ञान की शाखाएं विकसित हो रही हैं। यहाँ यह मुद्दा और यह चैप्टर दोनों समाप्त होते हैं। नए वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। आज इतना ही। नमस्कार, सबका मंगल हो।